पिछले 2 व्याख्यानों से समझ रहे थे, जान रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, उसी श्रृंखला में आज तृतीय भाग में आप सबसे जुड़कर कुछ नए शीर्षकों पर चर्चा करने हेतु हम सब पूरे मन से एकत्र हैं। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग विद्युत धारा अध्याय में अभी तक कुछ बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर, परिभाषाओं पर चर्चा कर चुके हैं और अभी तक हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की है उनमें विद्युत धारा की व्यापक परिभाषा, सामान्य परिभाषा, साथ ही साथ ओम का नियम जो बहुत महत्वपूर्ण है। ओम के नियम के साथ हम लोगों ने अपवाह वेग, प्रतिरोधकता का उद्गम, चालकता, विश्रांति काल और गतिशीलता जैसे बिंदुओं को जाना, समझा और देखा है। और आज उसी क्रम में हम लोग थोड़ा और आगे चलेंगे और आज कुछ नए शीर्षकों पर मैं आपके साथ चर्चा करने हेतु यहाँ उपस्थित हूँ। तो आइए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम उन बिंदुओं पर एक दृष्टि डालते हैं जिन पर आज की कक्षा में हमें चर्चा करनी है। मुझे विश्वास है कि आप पूरे तैयारी के साथ, पूरे उत्साह के साथ इस कक्षा हेतु उपस्थित होंगे और मैं भी उसी उत्साह के साथ आपसे सबसे पहले साझा करता हूं उन शीर्षकों को जिनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग आज सबसे पहले विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता के बारे में जानेंगे, समझेंगे। आप देख रहे हैं शीर्षक आपके सम्मुख उल्लिखित है और इसी के साथ साथ प्रतिरोधक वर्ण कोड, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत सरल भी है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ प्रतिरोधकता पर ताप की निर्भरता, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। समझने की दृष्टि से आप लोगों के लिए सरल तो है लेकिन समझना होगा, तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, और उसी के साथ आंकिक प्रश्न को हल करेंगे और अंत में आपके अभ्यास के लिए प्रश्न को भी मैं आपसे साझा करूंगा। तो इन सभी शीर्षकों को क्रमबद्ध ढंग से आज की कक्षा में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, जुड़ेंगे। तो सबसे पहले हम आज का जो पहला शीर्षक है विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता, उस ओर उन्मुख होते हैं। तो आइए चलते हैं विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता को जानने के लिए। तो विद्यार्थियों, हम लोगों ने प्रतिरोधकता को जाना है। अब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि विभिन्न पदार्थों को प्रतिरोधकता पर निर्भरता तथा उनके हुए बढ़ते हुए मान के अनुसार 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। 3 रूपों में उनका वर्गीकरण किया जा सकता है पदार्थों का। अगर हम इस तरीके से वर्गीकरण करें तो सबसे पहला जो वर्गीकरण में हमको मिलेंगे वो होंगे चालक पदार्थ, और द्वितीय होंगे अर्धचालक और तृतीय होंगे विद्युतरोधी। इस प्रकार से हमने पदार्थों को 3 हिस्सों में वर्गीकृत कर दिया, चालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ और विद्युतरोधी पदार्थ। अब हम लोग इसको थोड़ा सा समझ भी चुके हैं, जान भी चुके हैं कि जो चालक होते हैं उनमें प्रमुखता धातुएं आती हैं, और ये जो धातुएं हैं इनको हम प्रमुख रूप से चालक मानते हैं। इनकी प्रतिरोधकता निम्न होती है। उनकी प्रतिरोधकता जो होती है आपके सम्मुख, अब आप एक सारणी भी देख पा रहे हैं जिसमें विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता को प्रदर्शित किया गया है। मैं इसको भी व्याख्यायित करूंगा। फिलहाल इस सारणी में जो सबसे ऊपर की ओर पदार्थ लिखे हुए हैं वे चालक पदार्थ हैं, और ये जो चालक पदार्थ होते हैं इनकी प्रतिरोधकता जो सारणी में भी दी हुई है वो ओम मीटर में दी हुई है। तो जो चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता होती है विद्यार्थियों, वो 10⁻⁸ ओम मीटर से लेकर इसकी जो परिसर है वो 10⁻⁻6 ओम मीटर कोटि की होती है। ये हमारे चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता होती है। अब चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता हमने जान ली, और इसमें अगर आप सारणी में देखेंगे तो आपको जो चालक पदार्थों के कुछ उदाहरण दिखाई दे रहे हैं उनमें चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन, लोहा जिसे हम आयरन कहते हैं, प्लेटिनम,
पारा या मरकरी, ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जितने भी हमारे चालक हैं, इन सब की प्रतिरोधकता इसी परिसर में होती है 10 की घात -8 ओम मीटर से 10 की घात -6 ओम मीटर फुट में। और इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि सारणी का जो सबसे नीचे का हिस्सा है, उसमें हमने विद्युत रोधी पदार्थ लिखे हुए हैं और उसको आप देख सकते हैं। तो ये जो विद्युत रोधी पदार्थ हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कहूं सेरेमिक, जिसे मृत्तिका कहते हैं, रबर या प्लास्टिक, या उसके अतिरिक्त कुछ अन्य उदाहरण आपको इस सारणी में दिखाई देंगे। शुद्ध जल, कांच, कठोर रबर, सोडियम क्लोराइड, संयुक्त स्फटिक, ये सब जो हमारे विद्युत रोधी पदार्थ हैं, जो इनकी प्रतिरोधकता होती है, वो जो चालक की प्रतिरोधकता मैंने जिनका परिसर यहां पर लिख रखा है, इनकी 10 की घात 18 गुनी या उससे भी अधिक हो सकती है। अर्थात विद्युत रोधी जो पदार्थ होंगे, उनकी प्रतिरोधकता चालक की तुलना में 10 की घात 18 गुनी 10⁻18 टाइम्स या इससे भी अधिक हो सकती है। अब हमने ये जान लिया कि जो चालक पदार्थ हैं उनकी प्रतिरोधकता कितनी है और जो विद्युत रोधी पदार्थ हैं उनकी प्रतिरोधकता कितनी है। अब विद्यार्थियों, अब कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो न तो चालक होंगे और जो न ही विद्युत रोधी होंगे। अर्थात ऐसे पदार्थ जो इन दोनों के बीच में आते हैं, जिनकी प्रतिरोधकता इन दोनों के बीच में आती है, इनको हम अर्धचालक पदार्थ कहते हैं, जिनको आप इस सारणी में बीच में लिखा हुआ देख सकते हैं। और इनके उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, इसमें कार्बन, जर्मेनियम और सिलिकॉन के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। और ये जो अर्धचालक पदार्थ हैं, इनके अंदर एक विशेष अभिलाक्षणिक गुण पाया जाता है कि इनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। अभी हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अगले शीर्षक में प्रतिरोधकता का पर ताप का प्रभाव हम लोग जानेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। और सबसे खास बात है कि ये जो अर्धचालक होते हैं, इनकी प्रतिरोधकता अशुद्धियों की बहुत अल्प मात्रा से भी प्रभावित हो जाती है। अगर अशुद्धियों की अल्प मात्रा की भी उपस्थिति हो तो इन अर्धचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता प्रभावित हो जाती है। और इनके इसी विशिष्टता का लाभ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में जो प्रयुक्त होने वाले अर्धचालक हैं, सेमीकंडक्टर हैं, उनके निर्माण में करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये जो हमारी सारणी है, इस सारणी में हमारे चालक, अर्धचालक और विद्युत रोधी पदार्थों की जो प्रतिरोधकता है, उसकी कोट कहां से कहां तक हो सकती है, और आपने उनके क्रम से भी देखे भी, तमाम से उदाहरण लिखे हुए हैं। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले एक चीज और बता दूंगा। इसी सारणी में जो अंतिम कॉलम है, उसमें आप देखेंगे कि एक और नाम लिखा हुआ है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, जिसको अल्फा से प्रदर्शित किया गया है, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रदर्शित है, जिसके बारे में अभी हम आगे आने वाले शीर्षक में विधिवत रूप से चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, जब मैंने आपसे चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक के बारे में बात की, उनके बारे की प्रतिरोधकता की कोट बताई, परिसर आपको बताया, तो आपसे यह भी बताना है कि जो घरेलू या प्रयोगशालाओं में प्रयोग हेतु व्यापारिक दृष्टिकोण से बनाए जाने वाले प्रतिरोधक होते हैं, वो मुख्यतः दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से दो तरीके के प्रतिरोधक हो सकते हैं? एक तो हो सकते हैं तार आबद्ध प्रतिरोधक, एक हो सकते हैं हमारे तार आबद्ध प्रतिरोधक, और दूसरे हो सकते हैं कार्बन प्रतिरोधक। वायर बाउंड रेजिस्टर्स और ये कार्बन रेजिस्टर, दो तरीके के रेजिस्टर हो सकते हैं। अब देखिए, जो तार आबद्ध प्रतिरोधक हैं, ये प्रमुखतः बनाए जाते हैं मिश्र धातुओं से। मैंने सारणी में बहुत से चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालकों के नाम लिए, लेकिन आप देखेंगे कि चालक की जो हमारा सीरीज है, चालक की श्रृंखला है, उसमें कुछ नाम लिखे हुए हैं जिनको मैंने उस समय नहीं बोला था। जैसे कि एक उदाहरण मैं लेता हूं, जैसे कि नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या है बेटा? नाइक्रोम एक मिश्र धातु है, एलॉय है, जो कि निकल, आयरन और क्रोमियम की मिश्र धातु है, मिलकर बनती है, एलॉय है। तो मैंने जैसे कहा कि जो तार आबद्ध जो प्रतिरोधक होते हैं, वायर बाउंड रेजिस्टर होते हैं, ये प्राय मिश्र धातुओं से बनाए जाते हैं, जिनमें नाइक्रोम आ सकती है, कॉन्स्टेंटन आ सकते हैं, मैग्नीन आ सकती है, मैग्नीज और कॉपर का एलॉय है मैग्नीन। इनसे प्रायः तार आबद्ध प्रतिरोधक बनाए जाते हैं। और हम किनसे तार आबद्ध प्रतिरोधक बनाएंगे?
इनका जो चयन का आधार होता है वो इनके प्रतिरोधकता का ताप पर प्रभाव होता है। और आमतौर पर ये जो हमारे मिश्र धातुएं होती हैं, जो मिश्र धातुएं जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर एलवाएं हैं, जो इन पर ताप का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसलिए तार आबद्ध प्रतिरोधक इन मिश्र धातुओं अथवा इन जैसे तारों को लपेटकर बनाए जाते हैं। एक और खास बात, ये जो तार आबद्ध प्रतिरोधक होते हैं विद्यार्थियों, ये जो तार आबद्ध प्रतिरोधक या वायर बाउंड रेजिस्टर्स होते हैं जो मिश्र धातुओं से प्रायः बनाए जाते हैं, इनका जो परिसर होता है, इनकी जो रेंज होती है वो 1 ओम से लेकर कुछ 100 ओम तक हो सकती है, कुछ 100 ओम तक हो सकती है। ये हमारे जो वायर बाउंड रेजिस्टर होते हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूं। यानी कि 1 ओम के किसी अंश से लेकर कुछ 100 ओम तक हो सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए हमको इससे हायर रेंज के उच्चतर परिसर के प्रतिरोधक प्राप्त करने हो तो हम क्या करेंगे? तो मैंने अभी आपको बताया था कि दो तरीके के प्रतिरोधक हम यूज करते हैं, जिनमें एक तार आबद्ध और एक कार्बन प्रतिरोधक। तो तार आबद्ध प्रतिरोधक की जो रेंज है वो निश्चित रूप से 1 ओम के कुछ अंश से लेकर के कुछ 100 ओम तक हो सकती है। लेकिन उच्च परिसर के लिए हम लोग कार्बन प्रतिरोधक का प्रयोग करते हैं। ये कार्बन प्रतिरोधक जो होते हैं, ये कार्बन प्रतिरोधक सामान्य तौर पर सुसंगत होते हैं, सस्ते होते हैं, आमाप में छोटे होते हैं और इनका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में किया जाता है। तो हम इन कार्बन प्रतिरोधकों को, जिनको जो सस्ते भी हैं, जो आमाप में छोटे हैं, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में प्रायः प्रयोग भी किए जा रहे हैं, इनको बड़े परिसर के लिए उपयोग करते हैं। और आमाप में छोटे होने के कारण हम इनकी गणना, जो इनके मान की गणना है, इसके लिए एक विशेष तरीके को इस्तेमाल करते हैं जिसे वर्णकोड कहते हैं। तो आइए एक हम लोग देखते हैं, एक और सारणी से जुड़ते हैं, जो कि हमारे पास अगला टॉपिक भी मैंने आपसे कहा था कि जो प्रतिरोधक का वर्णक्रम है, जो वर्णकोड है, उससे हम जुड़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि आपके पास वर्णकोड दिखाई दे रहा है। हमारे पास जो प्रदर्शित है, जो हमारे प्रतिरोधक का वर्णकोड है, ये कार्बन प्रतिरोधक के वर्णकोड है। आप देखेंगे कि जो हमारे कार्बन प्रतिरोधक होते हैं, इन पर प्रायः कुछ समाक्षी वलय बने हुए होते हैं और ये वलय अलग अलग रंग के हो सकते हैं। इन्हीं रंगीन वलयों के आधार पर इनके मान की गणना की जाती है। और जो आपके पास यहाँ पर सारणी प्रदर्शित हो रही है प्रतिरोधक वर्णकोड की, अगर विद्यार्थियों आप इसको देखेंगे तो इसमें एक तरफ रंग है, फिर अंक दिया हुआ है, गुणक है और फिर लास्ट में सह्यता दी हुई है। ये इस क्रम में आपको सारणी दिखाई दे रही है। तो विद्यार्थियों मैं आपको बताऊं कि इन कार्बन प्रतिरोधक पर जो प्रारंभ के दो वलय होते हैं वो ओम में प्रतिरोध के प्रारंभ के दो सार्थक अंकों को प्रदर्शित करते हैं। जो तृतीय वलय होता है वो दशमलव गुणक को प्रदर्शित करता है और जो चतुर्थ वलय होता है, जो चौथी धारी होती है, वो सहता अथवा निर्देशित मान में जो संभावित विचरण है प्रतिशत में, उसको प्रदर्शित करता है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि चतुर्थ वलय नहीं उपस्थित होगा। जब चतुर्थ वलय उपस्थित नहीं होता है तो हम ये कहते हैं कि इस कार्बन प्रतिरोधक की सह्यता 20% है। इस प्रकार से हम कार्बन प्रतिरोधकों के मान का निर्धारण करते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण के जरिए भी समझाऊंगा कि किस प्रकार से इस सारणी का उपयोग करके हम लोग कार्बन प्रतिरोधक के मान का निर्धारण कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं एक उदाहरण की ओर। तो विद्यार्थियों, आपको दो कार्बन प्रतिरोधक दिखाई दे रहे हैं चित्र में। तो सबसे पहले कार्बन प्रतिरोधक का मान हम ज्ञात करते हैं। तो आप देखेंगे पहले कार्बन प्रतिरोधक में 3 शुरुआत के वलय लाल रंग के हैं और जो चौथा वलय है वो सिल्वर कलर का है, चांदी के रंग का है। तो आपको ये पता है, जो अभी हम लोगों ने प्रतिरोधक वर्णकोड की सारणी देखी, कि जो हमारे पास लाल रंग है वो सबसे पहले काला, फिर भूरा और फिर लाल तीसरे नंबर पर आता है। और अगर उसका मान देखेंगे तो 0, 1, 2, यानी कि अगर हम इसके मान की गणना करें तो मैंने बताया था कि शुरुआत के दो वलय ओम में प्रतिरोध के शुरुआत के दो सार्थक अंक बताते हैं, यानी कि 2
अगेन 2। फिर हमारा जो तीसरा वलय है वो दशमलव गुणक को बताता है। तीसरे क्रम पर आने के कारण इसका जो दशमलव गुणक है वो 2 होता है, यानी कि 10 टू पावर 2 यहां पर हो जाएगा। और जो सहता है, ये सिल्वर कलर की सहता जो होती है वो 10% होती है। तो ये हमारे पास जो मान प्राप्त हुआ 22 इंटू 10 टू पावर 2 प्लस माइनस 10%, ये ओम में हमको इस कार्बन प्रतिरोधक का मान प्राप्त हो गया। अब आते हैं जो दूसरा चित्र आपको दिखाई दे रहा है, उसमें देखेंगे जो पहला वलय है वो पीले रंग का है, जो दूसरा वलय आपको दिखाई दे रहा है वो है बैंगनी रंग का, जो तीसरा वलय आपको दिखाई दे रहा है वो भूरे रंग का है, और जो चौथा वलय है वो सुनहला है। अब आप अगर ध्यान देंगे प्रतिरोधक वर्णकोड की सारणी को दोबारा से मन मस्तिष्क में याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पीले रंग के लिए वर्णकोड आएगा वो 4, बैंगनी के लिए 7, और भूरा रंग आपने देखा था कि शुरुआत से क्रमांक 2 पर आता है, काले के बाद भूरा, तो है तो ये क्रमांक 2 पर, लेकिन ये तीसरा वलय हमारा दशमलव गुणक को बताता है, तो इसका जो दशमलव गुणक होगा वो 10 टू पावर 1 या 10 कहलाएगा। और जो चौथा ये सहता सुनहले रंग के लिए 5% की होती है। इस प्रकार से अगर दूसरे वाले उदाहरण को देखकर हम बताएं कि उसका कार्बन प्रतिरोध का मान कितना होगा, तो 47 यहां से इंटू 10 और प्लस माइनस 5%, ये ओम में ये मान हमको प्राप्त हो जाएगा दूसरे कार्बन प्रतिरोधक का। इस प्रकार हम किसी भी कार्बन प्रतिरोधक का मान ज्ञात कर सकते हैं वर्णकोड की सहायता से। अब अगले शीर्षक की हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, अगला शीर्षक जो हमारा है प्रतिरोधकता की तापमान निर्भरता, इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि पदार्थ की प्रतिरोधकता तापमान निर्भर पाई जाती है, लेकिन विभिन्न पदार्थ एक जैसी ताप निर्भरता प्रदर्शित नहीं करते हैं। एक लिमिटेड ताप परिसर में, एक सीमित ताप परिसर में जो बहुत अधिक न हो, किसी धात्विक चालक की प्रतिरोधकता को हम एक प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं रो टी इक्वल टू रो नॉट, ये रो नॉट या रो शून्य जिसको हम कह सकते हैं 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। अब आप देखें यहां पर इसमें कुछ संकेत प्रयुक्त हुए हैं। जो रो टी है ये ताप टी पर प्रतिरोधकता है, और जो हमारा रो नॉट है ये एक संदर्भ ताप रेफरेंस टेम्परेचर लिया गया है T0, रेफरेंस टेम्परेचर T0 पर प्रतिरोधकता है, उसका माप है। और उसके बाद अल्फा को हम क्या कह सकते हैं, प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं, जिसको आपने अभी हमने जब शुरुआत में एक सारणी प्रदर्शित की थी उसके लास्ट कॉलम में दिखाया गया था। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप गुणांक को वहां प्रदर्शित किया गया था। और ये जो अल्फा है प्रतिरोधकता ताप गुणांक है, इसकी जो विमा होती है वो ताप इनवर्स होती है, और धातुओं के लिए इस प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा का मान पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। अब आप अगर इस संबंध को देखेंगे तो इस संबंध को देखने से ऐसा हमको पता चलता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा ध्वनित होता है कि यहाँ पर अगर कैपिटल टी ताप और जो हमारी प्रतिरोधकता है रो टी, इन दोनों के बीच ग्राफ अगर खींचा जाए तो एक हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एक सरल रेखा मिलेगी। लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ताप बहुत घटा दिया जाए, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत कम ताप कर दिया जाए, तो ये जो ग्राफ है वो सरल रेखा से काफी विचलित हो जाता है। विद्यार्थियों, ये भी हमको ध्यान में रखना है। तो इस समीकरण को, ये जो दिया हुआ समीकरण है रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, इसको हम संदर्भ ताप, जो संदर्भ ताप है हमारा संदर्भ ताप टी नॉट के किसी सीमित परिसर में उपयोग कर सकते हैं, जहां पर हमको ये ग्राफ लगभग एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। अब आप देखिए, कुछ हम आपको ग्राफ प्रदर्शित कर रहे हैं यहां पर। तो विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपसे कहा कि अब हम लोग कुछ ग्राफ को देखेंगे। तो जो पहला ग्राफ आपको प्रदर्शित हो रहा है, इसमें y अक्ष पर प्रतिरोधकता प्रदर्शित की गई है 10 की घात -8 ओम मीटर कोटि में, जिसको प्रदर्शित किया गया है, और x अक्ष पर ताप को लिया गया है। ये तांबे के लिए, एक हमारी जो चालक धातु है तांबे के लिए ये ग्राफ प्रदर्शित है, जिसको आप देख सकते हैं। और उसके साथ जो दूसरा ग्राफ आप देखेंगे, इसमें प्रतिरोधकता को माइक्रो ओम सेंटीमीटर में लिया गया है,
और ताप के साथ केल्विन में ताप है, ताप केल्विन में पहले वाले ग्राफ में भी है, दूसरे वाले ग्राफ में भी ताप को केल्विन में लिया गया है। और ये जो दूसरा ग्राफ है ये नाइक्रोम मिश्र धातु के लिए, जिसका जिक्र मैंने अभी पहले किया था। तो विद्यार्थियों ये जो दूसरा ग्राफ आप देख रहे हैं ये पहले ग्राफ से उलट जो बहुत दुर्बल ताप प्रतिरोधकता प्रदर्शित करता है, द्वितीय ग्राफ में आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो मिश्र धातुएं होती हैं ये दुर्बल ताप प्रतिरोधकता प्रदर्शित करती हैं, जिसको आप यहाँ ग्राफ के माध्यम से देख पा रहे हैं। और उसी के साथ एक तीसरा ग्राफ भी आप देख रहे हैं, ये जो खींचा गया है ये प्रतिरोधकता रो और ताप T केल्विन में उसके बीच जब खींचा गया तो इससे आप देख रहे हैं कि ताप बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोधकता घट रही है। ये ग्राफ अर्धचालक के लिए एक खींचा हुआ ग्राफ है। इस प्रकार से तीन अलग अलग ग्राफ आप देख रहे हैं। एक चालक धातु तांबे के लिए है, दूसरा हमारा जो मिश्र धातु है जो दुर्बल ताप प्रतिरोधकता प्रदर्शित करते हैं नाइक्रोम के लिए है, और तीसरा जो हमारा ग्राफ है वो एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर के लिए दिखाया गया है। अब जो मैंने आपको बताया कि जो दुर्बल ताप प्रतिरोधकता प्रदर्शित करने के कारण ही जो हमारे मिश्र धातुएं हैं इनको हम तार आबद्ध प्रतिरोधक बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि इनके ऊपर ताप का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। और अब आइए हम कुछ व्याख्या के जरिए समझें कि क्यों हम ये अलग अलग हमको स्वरूप अलग अलग ग्राफ देखने को मिल रहे हैं। तो इसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं कि गुणात्मक रूप से विवेचन करते हैं ये जो हमारी हमको दिखाई दे रहे हैं ग्राफ, और अलग अलग जो निर्भरता है ये क्यों होती है इसका ये विवेचन करते हैं। तो हम लोगों को ज्ञात है कि प्रतिरोधकता जो हमारी होती है जिसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान 1 चालकता के बराबर हो जाता है। चालकता को हम सिग्मा तक प्रदर्शित करते हैं और इसका मान हमको जो प्राप्त होगा वो निश्चित रूप से प्राप्त होगा m/n e² टाउ। यहाँ पर आप देखें, मैं संकेत एक बार पुनः आपको याद दिला दूं। स्मॉल m ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, n इकाई आयतन में, चालक के इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, स्मॉल e इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान है, और टाउ ये इलेक्ट्रॉन के आयनों से क्रमागत संघट्ट में लगा हुआ एवरेज टाइम है, औसत समय है, जिसे हम विश्रांति काल भी कहते हैं। तो इस संबंध से विद्यार्थियों एक चीज आपको स्पष्ट हो रही होगी कि जो हमारे पास प्रतिरोधकता रो है ये व्युत्क्रमानुपाती है टाउ के, और साथ ही साथ जो हमारी प्रतिरोधकता रो है ये व्युत्क्रमानुपाती है इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। अब देखिए होता क्या है, तो जब ताप बढ़ता है विद्यार्थियों तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा वहन करते हैं उनकी औसत चाल बढ़ जाती है, और जब उनकी औसत चाल बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉनों की तो उनकी जो संघट्ट है, उनका जो संघट्ट है आयनों का जो हो रहा है उस संघट्ट की आवृत्ति बढ़ जाती है। अर्थात आवृत्ति बढ़ने का अर्थ है कि उनकी क्रमागत टक्करों में, क्रमागत संघट्ट में लगा हुआ समय जिसे विश्रांति काल टाउ हमने कहा है ये घट जाता है। तो टाउ घट जाता है और साथ ही साथ ताप बढ़ने से जो n है इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये बढ़ जाती है। तो टाउ घटता है, n बढ़ता है, ये दो चीजें होती हैं। ताप बढ़ने से टाउ घटता है और n बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं कि धात्विक चालकों में क्या होता है। धात्विक चालकों में आप जानते हैं कि n पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, n पर प्रभाव पड़ने का कोई औचित्य नहीं है। अर्थात ताप बढ़ने से धात्विक चालकों में इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग अप्रभावित रहती है, बहुत ज्यादा अंतर उस पर नहीं आता है। लेकिन टाउ घट रहा है, और जब ये टाउ घट रहा है तो प्रतिरोधकता उनकी बढ़ जाती है। अर्थात धात्विक चालकों में जब ताप बढ़ता है तो टाउ घटने के कारण उनकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, जिसे हमने ग्राफ में देखा है। अब अर्धचालकों और जो हमारे विद्युत रोधी पदार्थ हैं उनमें क्या होता है। उन दोनों में भी टाउ तो घटता है, टाउ घटता है, लेकिन उन दोनों में टाउ के घटने से ज्यादा प्रभाव n के बढ़ने का होता है। उन अर्धचालकों और विद्युत रोधी पदार्थों में n जो इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये काफी बढ़ जाती है, जिस कारण से जिस अनुपात में टाउ प्रभावित करता है रो को उससे ज्यादा प्रभावित करता है n, और अंतिम परिणाम
के रूप में इस प्रकार से n का बढ़ा हुआ जो हमारा मान है वो रो को घटा देता है, अर्थात विद्युत रोधी पदार्थों और अर्धचालकों में ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता घटी हुई हमको दिखाई देती है। इस प्रकार से हमने देखा कि प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। एक लाइन में हम कहें तो प्रतिरोधकता जो धात्विक चालकों की है वो ताप बढ़ने पर बढ़ती है, अर्धचालकों और विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घट जाती है, जैसा हमने यहाँ पर उसकी विवेचना के द्वारा समझ भी लिया है। अब हम आंकिक प्रश्न की ओर चलते हैं और आंकिक प्रश्न एक हल करते हैं। तो विद्यार्थियों, आपके सम्मुख एक आंकिक प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। इस आंकिक प्रश्न में लिखा हुआ है कि कमरे के ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप कितना होगा। प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक 1.7 × 10⁻⁻4 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब आप देखिए, इस प्रश्न को हम हल करते हैं कि कमरे के ताप, हमने मान लिया कि ताप, कमरे के ताप, कमरे के ताप, इसको हमने मान लिया T1, जिसको T1 बराबर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, इसको हमने R1 कह दिया। ये हमारा है, आपको प्रश्न से पता चल गया 100 ओम। उसके बाद कहते हैं कि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो। तापन अवयव का प्रतिरोध, इसको हम R2 कह रहे हैं। R2 बराबर 117 ओम। हमने मान लिया वो ताप कितना है, माना वो ताप जो है T2 है। मान लिया वो ताप कितना है, T2 है। और साथ ही साथ इन्होंने बताया है, आप देख रहे हैं प्रतिरोधक के पदार्थ का जो प्रतिरोधक ताप गुणांक है वो अल्फा, जिसको हम कहते हैं प्रतिरोधक ताप गुणांक अल्फा 1.7 × 10⁻⁻4 प्रति डिग्री सी है। अब हम देखें इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। हमको एक सूत्र, विद्यार्थियों पता है, मैंने आपको प्रतिरोधकता के संबंध में जो सूत्र बताया था उससे मिलता जुलता ही यहाँ पर सूत्र है। आप उस सूत्र को अगर आप यहाँ देखें तो प्रतिरोध ताप गुणांक या प्रतिरोध जो हमारे पास प्रतिरोधकता ताप गुणांक या प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा है, ये बराबर हमारे पास होता है R2 माइनस R1 बटे R1 T2 माइनस T1। हम इसका उपयोग करेंगे और यहां से अगर हम देखें तो T2 माइनस T1 बराबर R2 माइनस R1 बटे R1 अल्फा। अब यहां पर हमको मान रखना है, तो देखें T2 हमको ज्ञात करना है, T1 हमको पता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, R2 का मान हमारे पास है 117, ये 100 है, नीचे R1 100 है और अल्फा का मान है 1.7 × 10⁻⁻4। अब इसको अगर हम हल करते हैं विद्यार्थियों, आप यहाँ ध्यान से देखें तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 17 अपॉन, नीचे हम सॉल्व करेंगे 1.7 × 10⁻�2। इसको हल करने पर हमको यहाँ से प्राप्त होगा, अगर आप देखें तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 10⁻3। इसका मतलब T2 माइनस 27 इक्वल टू 1000, जिससे हम यहाँ पर देखें कि T2 का मान जो हमारे पास आया 1000 प्लस 27, यानी कि T2 इक्वल टू 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार से हमने इस सूत्र का उपयोग करके क्या प्राप्त कर लिया, जो ताप हमको ज्ञात करना था वो प्राप्त कर लिया। तो हमारे पास जो प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक अल्फा था उसका उपयोग करते हुए ये हमने कैलकुलेशंस के लिए यहाँ मान प्राप्त कर लिया है। तो विद्यार्थियों, आपने इस आंकिक प्रश्न को देखा और अब आपके करने के लिए, आपके अभ्यास के लिए भी एक आंकिक प्रश्न मैं लेकर आया हूं और वो आपको मैं दे रहा हूं। घर पर आप अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए चलते हैं अभ्यास कार्य के लिए जो आंकिक प्रश्न आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं। जो अभ्यास का प्रश्न आज आपके लिए है, निश्चित रूप से मुझे पता है कि आप सब इस प्रश्न को हल कर लेंगे। अगले व्याख्यान के साथ आपसे फिर से जुड़ूंगा। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।